सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। विज्ञान अनसॉल्व पेपर 2021 लेकर आए हैं। सेट नंबर 1 है 824 HX सेट का नाम है। इसका खंडगा लेकर आए हैं जो कि जीव विज्ञान वाला सेक्शन होता है। बाकी 2 वीडियोस बन चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सभी ये मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक हमने दिया है। तो इस खंड की शुरुआत करते हैं जो कि जीव विज्ञान वाला है। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो 9वें का वाला बहुविकल्पी प्रश्नों में आ जाते हैं। जल में घुलनशील विटामिन है। ऐसा कौन सा विटामिन है जल में घुलनशील होता है? तो उसका सही जवाब है सी। बाकी सब वर्षा में घुलनशील होते हैं। बाकी जल में घुलनशील, देखो जल विटामिन सी जो होता है नींबू में ज़्यादा पाया जाता है। और नींबू का रस पानी में घुल जाता है कि नहीं? बिल्कुल घुल जाता है। तो ऐसे ही ये घुलनशील होता है। और विटामिन ए की बात करें तो ये गाजर में पाया जाता है। क्या गाजर पानी में घुल जाता है? तो गाजर तो नहीं घुलता है। तो विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है और विटामिन सी जल में घुलनशील है। अगला जो प्रश्न है वो है बोमेन संपुट किसका भाग होता है? तो इसका सही जवाब है वृक्क का। तो यहाँ पे हमने एक चित्र भी दिखाया है वृक्क का जिसमें आपको यहाँ पे देखिए वो बोमेन संपुट दिखाई दे रहा है। ये वाला जो लाइनें दिखाई दे रही है यही वाला हिस्सा आपका बोमेन संपुट है। तो ये वृक्क का एक हिस्सा है। अगला वाला क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे कहा गया है कि आवृत बीजी पौधों में नर जनन अंग क्या होता है? इसका सही जवाब है पुमंग। दूसरा वाला विकल्प आपका सही है। सवाल है उसमें हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत नहीं है। प्राकृतिक वर्णवाद का जो संबंध है वो उससे संबंधित कौन नहीं है? तो जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता और अंगों का उपयोग और अनुपयोग, ये जो तीसरा वाला विकल्प दिखाई दे रहा है यही वाला जो है वो प्राकृतिक वर्णवाद के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, उसका ये हिस्सा नहीं है, बाकी सब हैं। ओके, तो अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं जो कि 1-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 10वें का और इसमें कहा गया है समयुग्मजी और विषमयुग्मजी को अंतर बताइए। तो यहाँ पे कौन कौन से अंतर हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में पहला वाला है समयुग्मजी में यह किसी लक्षण के लिए शुद्ध होते हैं और विषमयुग्मजी किसी लक्षण के लिए शुद्ध नहीं होते हैं अर्थात संकर होते हैं। दूसरा अंतर जो है समयुग्मजी के लिए इसके युग्म विकल्पी समान होते हैं। ठीक है, टी कैपिटल में है या फिर स्मॉल में टी हो जाएगा। और विषमयुग्मजी के इसके अलिल यानी कि विकल्पी जो है वो असमान होते हैं यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा। तीसरा है समयुग्मजी में यह केवल एक प्रकार के युग्मक बनाते हैं। विषमयुग्मजी में एक जीन की वंशागति में 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं। और समयुग्मजी में आएंगे तो मिलेगा अतिरिक्त ओज का अभाव होता है। और विषमयुग्मजी में जीवों के संकर ओज पाया जाता है, जीवों में संकर ओज पाया जाता है। तो ये हैं इनके 4 अंतर जो कि आपको देखने हैं, याद रखने हैं। तो 10वें का ख नंबर प्रश्न में आ जाते हैं। इसमें कहा गया है कि नर तथा मादा के गुणसूत्रों की संख्या और प्रकार बताइए। तो मनुष्यों में जनन कोशिकाओं में जो है 46 गुणसूत्र होते हैं। इसमें से 23 जोड़े जो होते हैं नर तथा मादा में समान होते हैं और इन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। तो देखिए 46 में 44 जो होते हैं वो होते हैं दैहिक सूत्र गुण। ठीक है, दैहिक गुणसूत्र होते हैं जो कि दैहिक लक्षणों को निर्धारित करते हैं और 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं। सो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है 10वें का ग वाला प्रश्न। इसमें कह रहे हैं मेंडल ने मटर के पौधों में पर अपने प्रयोग के दौरान 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को चुना। इनमें तने की लंबाई और फली के रूप का प्रभावी और अप्रभावी लक्षण बताइए। उत्तर है तने की लंबाई का जो प्रभावी लक्षण है वो है लंबा, अप्रभावी लक्षण है बौना तथा
फली का रूप का प्रभावी जो लक्षण है वो कक्षीय है और अप्रभावी लक्षण जो है शीर्षस्थ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि मनुष्य में किन्हीं दो लिंग सहलग्न रोगों के व्याख्या कीजिए जो जन्म के साथ जन्मजात जो लक्षण होते हैं रोगों के वो आप बताइए। तो इसमें है कि मनुष्य में दो सहलग्न रोग जो हैं, लिंग सहलग्न रोग जो हैं वो उनमें से दो देखिए। पहला तो वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस। अब इसके बारे में क्या जानकारी है वो देखने वाले हैं। तो इस रोग की खोज होर्नर ने सन 1876 ईस्वी में की थी। इस रोग में व्यक्ति लाल और हरे रंग की पहचान करने में असमर्थ होता है। इसे प्रोटेन दोष या डेल्टोज्म लाल हरा अंधापन कहते हैं। सर्वप्रथम विल्सन ने 1991 में इस रोग के अप्रभावी जीन की खोज की थी। यह अप्रभावी जीन X गुणसूत्र पर स्थित होता है। Y गुणसूत्र पर इसके युग्म विकल्पी का अभाव होता है। अतः पुरुषों में वर्णांधता X गुणसूत्र पर स्थित अप्रभावी जीन के कारण विकसित हो जाती है। स्त्रियों में वर्णांधता का लक्षण तभी प्रकट होता है जब दोनों अप्रभावी जीन उपस्थित होते हैं तथा स्त्री रोग के वाहक का कार्य करती है। अब अगले वाले रोग पर आ जाएंगे। जो दूसरा रोग है वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो होती है वो रक्त का थक्का ना बनने वाला होता है। इसमें कहेंगे कि भैया इस रोग की जानकारी सबसे पहले हेल्डेन नामक वैज्ञानिक ने इंग्लैंड के राजघराने में मिली थी। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया जो क्वीन विक्टोरिया थी कि कुछ संतानों में यह रोग का जीन उपस्थित था। ऐसा मानते हैं कि यह लक्षण उत्परिवर्तन के परिणाम स्वरूप विकसित हुआ है। यह रोग भी वर्णांधता के समान अधिकतर पुरुषों में अधिक मिलता है। यह भी X सहलग्नी जीन को एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन जीन कहते हैं और यह रक्त अस्कंदन के 7वें, 8वें, 9वें और 11वें कारक के संश्लेषण का संदमन करती है और Y गुणसूत्र पर इसका युग्म विकल्पी नहीं होते हैं। अतः पुरुषों में केवल एक ही X गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन होने पर यह रोग उत्पन्न हो जाता है, लेकिन स्त्रियों में दोनों X गुणसूत्रों पर हीमोफीलिया के अप्रभावी जीन होना आवश्यक है। स्त्रियों में ये कम होता है, पुरुषों में ही ज़्यादा होता है। अब अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इसमें कह रहे हैं कि ओपेरिन के जीवन की उत्पत्ति का जीव रसायन उद्भव परिकल्पना को समझाइए। ओपेरिन के मत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम समुद्र में हुई। यह बहुत ही धीमी प्रक्रिया के रूप में जीव रसायन के रूप में उत्पन्न हुई जो कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों के हजारों वर्षों में अभिक्रिया से बना। ओपेरिन के सिद्धांत का समर्थन इस बात से मिलता है कि जीवों के जीव द्रव्य में उपस्थित सभी तत्व यौगिक जैसे हाइड्रोजन, अमोनिया, कार्बन, गंधक, फास्फोरस और जल सभी कुछ समुद्र में उपस्थित हैं। इस प्राथमिक पदार्थों से जटिल पदार्थों जैसे एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एथिलीन, एसिटिलीन और एल्कोहल का निर्माण हुआ। इन्हीं यौगिकों ने परावैंगनिक किरण तथा एक्स किरणों के विद्युत विसर्जन द्वारा जीव उत्पत्ति के आवश्यक अवयव जैसे कि शर्करा, ग्लिसरीन, वसा अम्ल, अमीनो अम्ल, लैक्टिक अम्ल और पिरिमिडिन और
प्यूरिन जैसे का निर्माण किया। ये सरल यौगिक तुलनात्मक जटिल यौगिकों जैसे न्यूक्लिक अम्ल, एटीपी, जटिल शर्करा इत्यादि के निर्माण में जुट गए। यही न्यूक्लियोप्रोटीन उत्परिवर्तन के परिणाम स्वरूप नए नए न्यूक्लियोप्रोटीन अथवा पॉलीपेप्टाइड का निर्माण किए और इस प्रकार प्रथम सजीव कोशिका का निर्माण हुआ। यह सजीव लक्षण सर्वप्रथम विषाणुओं में पाया गया। इसलिए इस न्यूक्लियोप्रोटीन को प्रारंभिक जीव की संज्ञा दी गई। ये न्यूक्लियोप्रोटीन का आकार में बड़े होकर के कोएसरवेट का निर्माण किए और इसके ऊपर चारों तरफ पारगमन झिल्ली का निर्माण हो गया। इस अवस्था कोशिका निर्माण की प्रथम अवस्था कहलाई। यह अवस्था कोशिका निर्माण की प्रथम अवस्था कहलाई। इसके पश्चात धीरे धीरे कोशिका के अन्य कोशिकांग विकसित होने लगे। इन कोशिकाओं के विभिन्न कार्यों के लिए विभाजन शुरू हुआ। इससे साधारण कोशिका से जटिल कोशिकाओं का निर्माण हुआ। यही प्रक्रिया जैव विकास कहलाती है। और अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, जो कि है लैमार्कवाद। इसमें प्रश्न है कि लैमार्कवाद की व्याख्या कीजिए। उत्तर रहेगा, फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीव बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने जैव विकास की प्रक्रिया संबंध का पहला तर्क संगत सिद्धांत प्रस्तुत किया। लैमार्क ने फिलोसोफी जूलॉजिक नामक पुस्तक लिखी, 1809 ईस्वी में प्रकाशित की। लैमार्कवाद को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहा जाता है। यह सिद्धांत निम्न अवधारणाओं पर आधारित है। तो लैमार्क की तस्वीर है। अब यहाँ पे अवधारणाएं देखेंगे। जीवों के शरीर तथा अंगों के आकार में वृद्धि होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दूसरा है, वातावरण में होने वाली परिवर्तनों के प्रभाव से जीवों की शारीरिक संरचना में परिवर्तन होता रहता है एवं शरीर के अंगों का विकास होता है। तीसरा है, जंतु जिन अंगों का अधिक उपयोग करते हैं वे अंग अधिक विकसित हो जाते हैं तथा जिन अंगों का कम उपयोग किया जाता है वो ह्रासित होने लगते हैं या फिर उनका क्षय होने लगता है एवं अंत में विलुप्त हो जाते हैं। और चौथा है कि वातावरण के प्रभाव से ये अंगों के कम अथवा अधिक उपयोग से जो परिवर्तन शरीर में हो जाता है उन्हें उपार्जित लक्षण कहते हैं। ये लक्षण अगली पीढ़ी में चले जाते हैं, अर्थात उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का समावेश होता रहता है और अंत में नई जाति बन जाती है। अपने सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए लैमार्क ने अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। तो पहला जो उदाहरण उन्होंने दिया है वो है कि जिराफ की लंबी गर्दन। लैमार्क के अनुसार अफ्रीकी वनों में पाया जाने वाला जिराफ लाखों वर्षों पूर्व एक साधारण हिरण के समान जंतु था। उस समय वहाँ घास का हरा भरा मैदान था। बाद में मरुस्थलीय वातावरण के बदले प्रभाव एवं अन्य वातावरणीय कारणों से वहाँ घास की कमी हो गई, जिससे जिराफ को पेड़ों की पत्तियों पर निर्भर होना पड़ा। भोजन के लिए जिराफ अगली टांगों को अधिक ऊंचा रखते हुए गर्दन को निरंतर ऊपर खींचना पड़ता था। जिराफ ने पेड़ों की पत्तियों तक पहुंचने के लिए अगली टांगों और लंबी गर्दन होती गई, मतलब पहुंचने के लिए अगली टांगें और गर्दन लंबी होती गई। पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होकर के वर्तमान जाति का स्थायी लक्षण बन गया। यह हो गई बात। दूसरा है सर्पों में पैर का न होना। लैमार्क के अनुसार प्रारंभिक काल में सर्पों के पैर होते थे, किंतु भूमिगत जीवन के लिए एवं बिल में घुसने के लिए पैर बाधक होते थे।
एवं उपयोग ना के बराबर होता था, अतः धीरे धीरे ये छोटे होकर अंत में विलुप्त हो गए, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। अगले वाले पे चलते हैं। तो यहाँ पे है कि जलीय पक्षियों के जलयुक्त पाद। बतखों तथा दूसरे जलीय पक्षियों के पानी में तैरने के लिए पाद पे उंगलियों के बीच त्वचा तनी रहती है, जिसके कारण जालयुक्त पाद का निर्माण हुआ है। तो ये जालयुक्त पाद है। अगला है कर्णपल्लव की पेशियाँ। खरगोश, गाय, हाथी, कुत्ते आदि में कर्णपल्लव पेशियाँ अधिक विकसित होती हैं, क्योंकि ये जंतु इसका अधिक उपयोग करते हैं, किंतु मनुष्य में रसित हो गई है क्योंकि इनका उपयोग नहीं किया जाता है। तो जो कान होते हैं, जो कान की आकृति आपको दिखाई देती है, उसी के बारे में ये बात कह रहे हैं। अब आ जाते हैं अगला प्रश्न पे, जो कि अगला प्रश्न, इस प्रश्न के स्थान पे आप इसका प्रयोग कर मतलब इसका उत्तर दे सकते हैं। निम्नलिखित प्रतिप्लेट के यकृत के कार्य और वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में। यकृत का कार्य को यहाँ पे हम लिखते हैं। देखिए, यकृत के कार्य को लिख के रखा है। तो पहला, यकृत कोशिकाएं हेपेरिन नामक पदार्थ का स्राव करती हैं, जो रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है। दूसरा है, आमाशय रस से अम्ल को प्रभावहीन करने के लिए पित्त बनाते हैं, जो भोजन को क्षारीय बनाता है। तीसरा है, पचे हुए अवशोषित प्रोटीन को पेप्सिन तथा इम्यूनो एसिड के रूप में संचित रखता है। चौथा है, वसा का पायसीकरण पित्त रस द्वारा होता है। और पांचवा है, यकृत शरीर की संरचना की 1/3 रुधिर संचरित करता है। और जो छठवां वाला हिस्सा इसमें है, यकृत में फाइब्रोनोजिन का निर्माण होता है, जो रुधिर को जमने में सहायता देता है। सो ये तो थे यकृत के कार्य। अब बात कर लेते हैं उनकी वसा में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील विटामिन 4 होते हैं, विटामिन ए, डी, ई और के। बस इतना सा था इसका उत्तर। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि अग्नाशय द्वारा स्रावित होने वाले विभिन्न विकारों यानी कि एंजाइम्स को समझाइए और मधुमेह बीमारी पर एक टिप्पणी भी लिखिए। तो अग्नाशय द्वारा स्रावित होने वाले 3 विकर यानी कि एंजाइम हैं, जिसमें है एमाइलोप्सिन, और जिसको एमाइलेज भी कहा जाता है। दूसरा का है लाइपेज, जिसको एसीएप्सिन कहा जाता है, और तीसरा है ट्रिप्सिन। सो यहाँ पे एक बना हुआ है चित्र। तो ये जो अब यहाँ पे लिखते हैं कौन कौन से जो एंजाइम है उनका क्या कार्य है। तो एमाइलोप्सिन जो है, एमाइलेज, भाई कार्बोहाइड्रेट्स का जो भाग मुख गुहा में लार के प्रभाव से बच जाता है, वह इस एंजाइम के प्रभाव से शर्करा में बदल जाता है। दूसरा है लाइपेज, या जिसे स्टीएप्सिन कहा जा रहा है। यह वसा को वसा अम्लों में परिवर्तित कर देता है, जो रुधिर तथा लसिका द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तीसरा है ट्रिप्सिन, यह भोजन के प्रोटीन वाले अंश को पचाकर एमिनो एसिड में बदल देता है। और अब बात करेंगे मधुमेह के बारे में। तो अग्नाशय के लैंगरहैंस के समूहों की कोशिकाएं इंसुलिन नामक हार्मोन्स बनाती हैं। यह हार्मोन्स ग्लूकोज के उपापचय का नियंत्रण करता है। रुधिर में सामान्य स्तर से अधिक ग्लूकोज होने पर ग्लाइकोजन में बदलने की क्रिया इंसुलिन के प्रभाव से होती है। अगर अग्नाशय ग्रंथि में इंसुलिन कम बनने लगता है तो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और मूत्र के साथ ग्लूकोज आने लगता है। इसे मधुमेह रोग कहा जाता है। ओके, अथवा वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। अथवा वाला जो प्रश्न है इसमें वो है श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में अंतर
बताइए तथा श्वसन तथा निःश्वसन को विस्तार से समझाइए। ये प्रश्न होने वाला है। तो यहाँ पे हम दोनों में अंतर देखने वाले हैं। एक तरफ श्वासोच्छ्वास है और दूसरी तरफ श्वसन है। पहला वाला अंतर देखेंगे। यह भौतिक क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। श्वसन में देखेंगे, यह एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये दूसरा अंतर है, इसमें ऊर्जा नहीं निकलती है, दूसरे में ऊर्जा निकलती है। तीसरा अंतर है, यह क्रिया श्वसन अंगों की अनुपस्थिति में होती है। दूसरी क्रिया है, यह क्रिया श्वसन अंगों की उपस्थिति में होती है। चौथा है, यह क्रिया एंजाइमों की इस क्रिया में एंजाइमों की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा जो दूसरे वाले में हिस्से में जाएंगे तो इस क्रिया में एंजाइमों की उपस्थिति होती है। और पांचवा है कि यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है और यह क्रिया कोशिकाओं के भीतर होती है, अंदर होती है। अब हम देखेंगे निःश्वसन क्या होता है। वायु को फेफड़ों में भरना निःश्वसन कहलाता है। मस्तिष्क के मेडुला में स्थित श्वसन केंद्र द्वारा तंत्रिकाएं निर्देश मिलते ही पेशी संकुचन से पसलियां आगे तथा ऊपर की ओर उठ जाती है। इस समय डायफ्राम नीचे की ओर दब कर चपटा हो जाता है। इसके कारण वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है तथा फेफड़े का वायुदाब कम हो जाता है। वायुदाब की कमी को पूरा करने के लिए शुद्ध वायु नासिका रंध्रों से श्वसन नली से होकर फेफड़े में भर जाती है। अब बात कर लेते हैं निःश्वसन की। तो मस्तिष्क के मेडुला में स्थित श्वसन केंद्र की तंत्रिकाएं निर्देश प्राप्त होने पर ही पसलियां तथा डायफ्राम को अपनी सामान्य स्थिति में आ जाती हैं। वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है तथा फेफड़ों का दबाव बढ़ जाता है। इससे फेफड़ों की वायु बाहर निकल जाती है। सो ये श्वसन की प्रक्रियाएं थी। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी।